हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस क्लास में सीडीपी के टॉप 30 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विकास के किस क्षेत्र का संबंध जैविक परिवर्तनों जैसे हार्मोनल बदलाव और शारीरिक बनावट से है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, गामक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र या फिर शारीरिक व भौतिक क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, शारीरिक व भौतिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा में आगे बढ़ता है, यह कौन सा सिद्धांत कहलाता है? बच्चों का विकास सिर से पैर की ओर एक दिशा में आगे बढ़ता है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? सेफेलोकॉडल सिद्धांत, समीप दूरमुखी सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सेफेलोकॉडल सिद्धांत यानी शीर्षगामी सिद्धांत। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। प्राकृतिक पोषण की बहस में पोषण शब्द का क्या तात्पर्य है? केवल जैविक आनुवंशिकता, पर्यावरण और सामाजिक वातावरण का प्रभाव, केवल शारीरिक भोजन या फिर जन्मजात लक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण और सामाजिक वातावरण का प्रभाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4। ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में आत्मनियमन और जटिल क्षमताओं का विकास का आधार क्या है? ले वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में आत्मनियमन और जटिल क्षमताओं का विकास का आधार क्या है? परिपक्वता, पुरस्कार और दंड, या मेक बिलीव प्ले या फिर केवल अनुकूलन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक खेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5। लॉरेंस कोहलबर्ग ने निम्नलिखित में किस विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या फिर भाषा विकास का सिद्धांत? तो पांचवें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। चलिए छठे नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा चरण कौन सा माना जाता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का दूसरा चरण कौन सा माना जाता है? संवेदी गामक चरण, मूर्त संज्ञानात्मक चरण, अमूर्त संज्ञानात्मक चरण या फिर प्री ऑपरेशनल चरण यानी पूर्व संज्ञानात्मक चरण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्री ऑपरेशनल चरण। ऑप्शन नंबर डी, प्री ऑपरेशनल चरण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे किस प्रकार का खेल खेलते हैं जिसमें वे परिकल्पनात्मक सोच विकसित करते हैं? जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बच्चे किस प्रकार के खेल खेलते हैं जिसमें वे परिकल्पनात्मक सोच विकसित करते हैं? सहयोगात्मक खेल, नियमबद्ध खेल, परिकल्पनात्मक खेल या फिर निष्क्रिय खेल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रतीकात्मक खेल यानी सिंबॉलिक गेम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत मानव विकास को किस प्रक्रिया के रूप में देखता है? उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, आनुवंशिक निर्धारण, केवल जैविक परिपक्वता या फिर सामाजिक रूप से मध्यस्थता की प्रक्रिया? तो 8वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक रूप से मध्यस्थता की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9। हावर्ड गार्डनर के अनुसार खुद की भावनाओं, मूड और इच्छाओं को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? इंटरपर्सनल बुद्धिमत्ता, तार्किक बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता या फिर इंटरपर्सनल बुद्धिमत्ता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इंटरपर्सनल बुद्धिमत्ता यानी अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का क्या लक्ष्य रखा गया है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण, केवल परीक्षाओं पर ध्यान देना, केवल अंग्रेजी माध्यम में
को बढ़ावा देना या फिर रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11। जेंडर क्या है जो समाज के भीतर रणनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति द्वारा तय होता है? जेंडर क्या है जो समाज के भीतर राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति द्वारा तय होता है? एक जैविक संरचना, एक सामाजिक सामाजिक संकल्पना, एक शारीरिक विशेषता या फिर एक जन्मजात गुण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक सामाजिक संकल्पना है। जेंडर हुआ एक सामाजिक संकल्पना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12। प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में कौन सा गुण मुख्य रूप से समान होता है? प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में कौन सा गुण मुख्य रूप से समान होता है? रटने पर बल, करके सीखने पर जोर देना और समस्या समाधान, पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित शिक्षा या फिर केवल परीक्षाओं के लिए पढ़ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करके सीखने पर जोर और समस्या समाधान। चलिए 13वें नंबर प्रश्न की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा किस मुख्य चिंतन पर आधारित है? बाल केंद्रित शिक्षा किस मुख्य चिंतन पर आधारित है? बच्चों को अपनी गति से सीखने हेतु प्रोत्साहित करना, बच्चों को निष्क्रिय श्रोता बनाना, केवल शिक्षक के आदेशों का पालन करना या फिर सख्त शारीरिक दंड देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को अपनी गति से सीखने हेतु प्रोत्साहित करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। समावेशी शिक्षा का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? समावेशी शिक्षा का वास्तविक अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? समान और दिव्यांग छात्रों को एक ही कक्षा में साथ साथ सीखने के अवसर देना, दिव्यांग बच्चों को अलग स्कूल में पढ़ाना, केवल अमीर बच्चों को प्रवेश देना या फिर छात्रों के बीच उनके अंकों के आधार पर भेदभाव करना? तो 14वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए समान और दिव्यांग छात्रों के एक ही कक्षा में साथ साथ सीखने का अवसर देना। चलिए 15वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से आने वाले बच्चे जो किसी कमी के कारण स्कूल का लाभ नहीं उठा पाते, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली बच्चे, वंचित बच्चे, विशिष्ट बच्चे या फिर सामान्य बच्चे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंचित बच्चे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। ADHD वाले बच्चों के लिए स्कूल में कैसी व्यवस्था सर्वोत्तम मानी जाती है? ADHD यानी अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार वाले बच्चों के लिए स्कूल में कैसी व्यवस्था सर्वोत्तम मानी जाती है? समय और स्थान संबंधी लचीली व्यवस्था और सक्रिय गतिविधियाँ, अत्यधिक कठोर समय सारणी, पूरे दिन केवल एक जगह बैठाकर पढ़ाना या फिर केवल पाठ्य पुस्तक आधारित निष्क्रिय शिक्षा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए समय और स्थान संबंधी लचीली व्यवस्था और सक्रिय गतिविधियाँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी समस्या या स्थिति को नए और प्रत्याशित तरीकों से देखने और नए समाधान खोजने की क्षमता क्या कहलाती है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक बुद्धिमत्ता, संकीर्ण सोच या फिर रटने की क्षमता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सृजनात्मक बुद्धि यानी क्रिएटिविटी। चलिए 18वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। डिस्लेक्सिया के प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ शामिल है? डिस्लेक्सिया के प्राथमिक लक्षणों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ शामिल है? बहुत तेज दौड़ने में कठिनाई, चित्र बनाने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, धीमी परवाह और खराब वर्तनी या फिर सुनने में पूरी तरह से असमर्थ होना?
तो 18वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने में कठिनाई, धीमी परवाह और खराब वर्तनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का क्या अर्थ है? बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण मानने का क्या अर्थ है? वे पूरी तरह से निष्क्रिय होते हैं, वे पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं और अर्थ का निर्माण करते हैं, वे केवल बड़ों की आज्ञा की नकल करते हैं, या फिर वे बिना सोचे समझे व्यवहार करते हैं। तो 19वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये पर्यावरण के सक्रिय खोजकर्ता होते हैं और अर्थ का निर्माण करते हैं। चलिए 20वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कैसे देखा जाना चाहिए? बच्चे की अंतर्दृष्टि और चिंतन को समझने के लिए आवश्यक कदम के रूप में, केवल शिक्षा की बड़ी विफलता के रूप में, बच्चों की मंद बुद्धि के परिणाम के रूप में, या फिर एक निरर्थक गतिविधि के रूप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की अंतर्दृष्टि और चिंतन को समझने के लिए आवश्यक कदम के रूप में। चलिए 21वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, सीखने के लिए अनुकूलन 4 स्कूली स्थितियों में निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है? शारीरिक व मनोवैज्ञानिक स्वस्थता, अपनेपन की भावना और सुरक्षा, या फिर अत्यधिक भय और कठोर नियंत्रण, केवल व्यक्तिगत परीक्षा का अंक, या फिर बच्चों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, अपनेपन की भावना और सुरक्षा। चलिए 22वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22, सहयोगी अधिगम के अंतर्गत किन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है? व्यक्तिगत रूप में अकेले बैठना, समूह समस्या समाधान, पूछताछ और वाद विवाद, केवल परीक्षाओं की तैयारी, या फिर मौन रहकर केवल रटना? तो 22वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह समस्या समाधान, पूछताछ और वाद विवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 प्रमुख स्तंभों में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल हैं? धारणीयता, पहुंच, गुणवत्ता, एक्टिविटी और जवाबदेही, या फिर केवल उच्च शिक्षक और निजीकरण, परीक्षा केंद्रित कठोर पाठ्यक्रम, या फिर केवल चुनिंदा छात्रों को शिक्षा देना? तो 23वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारणीयता, पहुंच, गुणवत्ता, एक्टिविटी और जवाबदेही। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, निमोनिक्स का उपयोग मुख्य रूप से किस मानसिक कार्य में छात्रों की मदद करने के लिए किया जाता है? निमोनिक्स का उपयोग मुख्य रूप से किस मानसिक कार्यों में छात्रों की मदद करने के लिए किया जाता है? सूचनाओं को बड़े चंक में याद करने और स्मृति बढ़ाने में, चित्रकला कौशल सुधारने में, शारीरिक दौड़ लगाने में, या फिर केवल अंकों की गणना करने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सूचनाओं को बड़े चंक में याद रखने और स्मृति बढ़ाने में। चलिए 25वें नंबर प्रश्न की ओर। हमें क्या करना चाहिए? क्या सही है, क्या गलत, क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा? ये निर्देशात्मक मुद्दे किस क्षेत्र से संबंधित है? विशुद्ध भौतिकी, गणितीय तर्क, केवल गामा कौशल, या फिर नैतिक और आचरण संबंधी निर्देश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, नैतिक और आचरण संबंधी निर्देश। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, स्कूल में एक अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव छात्रों में निम्नलिखित में से किस स्थिति को बढ़ावा देता है? तनाव, चिंता और भावनात्मक स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव, अत्यधिक खुशी और आराम, बेहद शारीरिक शक्ति, या फिर खेलकूद में अचानक अत्यधिक वृद्धि? तो 26 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तनाव, चिंता और भावनात्मक स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 27, नियंत्रण के आंतरिक नियंत्रण वाले छात्र अपनी सफलता या विफलता को किसका परिणाम मानते हैं? केवल भाग्य या किस्मत का, उनके द्वारा किए गए स्वयं के प्रयास एवं कड़ी मेहनत का,
परीक्षा के कठिन प्रश्नों का या फिर दूसरों के द्वारा की गई पक्षपातपूर्ण रवैये का। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके द्वारा किए गए समय के प्रयास एवं कड़ी मेहनत का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपने छात्रों को सशक्त बनाने और आंतरिक रूप से प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षक के लिए क्या है? केवल बाहरी बड़े पुरस्कारों का लालच देना, कड़े शारीरिक दंड का भय दिखाना, व्यक्तिगत रूप से सीखने की प्रक्रिया और वैचारिक समझ पर ध्यान देना, या फिर केवल अंकों को आधार पर तुलना करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत रूप से सीखने की प्रक्रियाओं और वैचारिक समझ पर ध्यान देना। चलिए 29वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29, बहुभाषित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य स्कूल स्तर पर क्या स्थापित करना माना जाता है? सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के साथ एक बेहतर दुनिया, केवल एक भाषा का वर्चस्व, या फिर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर प्रतिबंध, या फिर ऑप्शन नंबर डी, भाषाई आधार पर छात्रों का अलगाव। तो 29वें नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के साथ एक बेहतर दुनिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, स्कूलों में छात्र के बीच होने वाले भेदभाव के रूपों का पता लगाना और प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं का सम्मान करना किसकी जिम्मेदारी है? स्कूल की बाहरी एजेंसियों की, केवल अभिभावकों की, केवल सुरक्षा गार्ड की, या फिर एक शिक्षक और पूरे स्कूल स्टाफ की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, एक शिक्षक और पूरे स्कूल के स्टाफ की। तो चलिए आज के क्लास को समाप्त करते हैं।